नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस। तो जानेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, जिसके जरिए जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है उनको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अब होगा फाइनल रिवीजन यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए। सिलेक्शन होगा 100%, क्योंकि हम आपको देंगे इंडिया का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेगा लगभग 5000 एमसीक्यूज आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ ग्रुप में। पेपर 1 की कॉस्ट है 99 रुपीज़ और पेपर 2 की कॉस्ट है 99 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। बिना देर करिए अपना फ़ोन उठाइए, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट हो, व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है 99 रुपीज़, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। करिए बेस्ट तैयारी, बेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे आज टीचिंग एप्टीट्यूड के कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन थे। स्वयं से एक क्वेश्चन था, एक वैसे था। तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन थे। रिसर्च एप्टीट्यूड में सिर्फ दो क्वेश्चन थे, एक या दो उसमें थे। अजर्सन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। थोड़ा सा टफ लेवल था मॉर्निंग शिफ्ट का। कॉम्प्रिहेंशन भी हार्ड लेवल का था, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन में बैरियर्स आया था, क्लासरूम कम्युनिकेशन में बैरियर का क्वेश्चन था, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसमें बैरियर वाला क्वेश्चन था। देखिए, यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें देखिए डायरेक्शन सेंस का था, परसेंटेज रेशो का क्वेश्चन था और स्पीड डिस्टेंस का रेशो क्वेश्चन था, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस। ये थे क्वेश्चन। इसमें क्या था कि ये टॉपिक्स में से देखिए जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा था, यानी कि आसान था, लेकिन कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा करनी थी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में बात करते तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था पूर्ववत शेषवत का, ठीक है, पक्का धर्मता का, और मिडल टर्म फैलेसिस का क्वेश्चन था। मिडल टर्म फैलेसिस क्या है और दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत क्या है, वो क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड लेवल का यहाँ पे पेपर था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन भी हार्ड लेवल का ही था, ठीक है। आईसीटी में देखिए कंपाइलर का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे फायरवॉल का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था फायरवॉल का, ठीक है। यहाँ पे डीजी लिख हो गया साथ में, लेकिन फायरवॉल का क्वेश्चन था यहाँ पे। और एजुसेट सैटेलाइट का क्वेश्चन था। और आप यूनिट 9 की बात करें, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, नेचुरल हजार्ड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इनके अलावा काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। और हायर लर्निंग एनआरएफ, ठीक है, इनको ये क्वेश्चन कह रहे हैं, लेकिन इनके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आया था यूनेस्को का, ठीक है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से वो थे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। तो यूनेस्को वाला क्वेश्चन आया था हायर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये थे टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम में एक एमसीक्यूज आया था, एटीएम की फुल फॉर्म बताइए। आप सभी के पास एटीएम है, ठीक है, तो उसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। कहीं भी लिखा होता है एनी टाइम मनी, तो वो गलत है। असली फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके देखिए क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस है, वहाँ पे दो ऑप्शन को चूज़ करना था, तो मुझे वो पता नहीं चल पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन का बता रहा हूँ। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाबी यूनिवर्सिटी। तो आंसर था जामिया। देखिए, पंजाबी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और जामिया जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत योजना। अब देखिए, इनमें से क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था? देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए क्वेश्चन था, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है। तो देखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABRY, आत्मनिर्भर भारत योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इंसेंटिव एम्प्लॉयर फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। अब देखिए, कोविड-19 जो पैंडमिक आया था, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो उसको देखिए फिर से, ठीक है, जिन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, फिर से रीस्टोर करने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत योजना खोली गई है। द स्कीम हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 एंड शैल रिमेन ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयर्स एंड न्यू एम्प्लॉयज़ अप टू 30 जून 2021। एक अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 जून तक रजिस्ट्रेशन चला।
तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट विल पे द सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट पे करेगी 2 साल के लिए, यानी कि जब भी उन्होंने मान लीजिए कि 2020 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, ये जून 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो तब से लेके 2000, ठीक है, मान लीजिए 2020 में क्या तो 22 तक, 21 में क्या तो 23 तक 2 साल के लिए आपको गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, वैसे आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? अपना काम खुद करना। ठीक है, सो ये थी योजना। सो नेक्स्ट देखिए सोलर एनर्जी का रैंक आया था फिर से। सो देखिए राजस्थान सबसे ऊपर है। कई चैनल वाले आपको कर्नाटक दिखाएंगे, लेकिन कर्नाटक था मार्च में, लेकिन अभी क्या है, राजस्थान सबसे ऊपर है। आप खुद से यूट्यूब से चेक कर सकते हैं और गूगल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान सबसे ऊपर है, तो रैंक क्या है? राजस्थान का सबसे ऊपर है। सो देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, सो ये सीरीज़ थी, तो ठीक है आपको ये करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। सो देखिए यहाँ पे सीरीज़ चल रही है। ठीक है, अगर इसे हम कैलकुलेट करके देखें तो 4 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 5.75 आ रहा है, लेकिन आगे 9 आएगा, जबकि यहाँ पे 10 है। तो 10 वाला क्या है? गलत है। सो एक क्वेश्चन आया था स्वयं से। स्वयं क्या है? देखिए स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं, देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मोक्ष है, आपको याद करने हैं। इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही रहा है। ठीक है, सो सर स्वयं क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स है, तो जिसे जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, जिसे हर कोई कर सकता है। ठीक है, हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो आप स्वयं के ज़रिए, स्वयं पोर्टल के ज़रिए आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ये फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसके बारे में बताना है? एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर का। ठीक है, देखिए कृषि दर्शन है, ज्ञान दर्शन है, व्यास है, ज्ञानवाणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखिए कृषि दर्शन आया था 1966 में, ज्ञान दर्शन आया था 2000 में, ज्ञानवाणी आया था 2001 में, डी व्यास आया था 2004 में। इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स द मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल एमिशन, जो कि मिलियन ऑफ टन्स होता है पर ईयर, इज़ मोर कंपेयर टू द दैट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए जो प्राइमरी पॉल्यूशन है, प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है? ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूशन होते हैं जो फैलते हैं, और जो मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूशन की पॉल्यूशन को फैलाने के लिए। ठीक है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है जिनके द्वारा पोल्यूशन फैलाया जाता है, जिनके कारण पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, अब देखिए इंसान ही है पर्यावरण का दुश्मन। आप देखिए दिल्ली में जब भी पटाखे चलते हैं दिवाली के बाद, वहाँ पे क्या है? स्मॉग हो जाती है ना। तो अभी कोई त्यौहार तो फेस्टिवल तो मना नहीं सकते, इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है। तो इंसान ही है, ठीक है, जो पर्यावरण का दुश्मन है। जब कोरोना में लॉकडाउन था तो देखिए मौसम साफ़ हो गया था, क्योंकि व्हीकल वगैरह सब बंद हो गए थे, पर्यावरण साफ़ हो गया था। जब फिर से स्टार्ट हुए, फिर से ख़राब हो गए हालात। तो इंसान है दुश्मन। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषण के मामले में वैश्विक उत्सर्जन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है? यानी कि इंसान के द्वारा कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन विच वाज द ग्लोबल एमिशन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू ह्यूमन एक्शन दैट नेचुरल सोर्सेज। अब देखिए ये क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही है, पतला कर रही है। ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर के साथ जाके ये चिपक जाती है, चिपकने के साथ क्या है, वो पतली होनी शुरू हो गई है। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए जब हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं, जब उनसे साइलेंसर से धुआं निकलता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है। ठीक है,
सो ISP की फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए बहुत सारी फुल फॉर्म आती हैं, ये भी आ सकती है ISP की फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए इंटरनेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं ICT से, सो ये आ सकता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड हुज जॉब इज़ टू रन एंड मेंटेन द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। यानी कि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो नियमित रूप से कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सच ए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एटर एटसेट्रा। अब देखिए कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एटर है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें, कोई गेम डाउनलोड कर लें, अगर आप उसे हटा भी दें तो सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपाइलर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, तो कंप्यूटर चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट यूजेस आर यूनिक सच ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एटसेट्रा। ठीक है, सो वर्ड प्रोसेसर नहीं होगा, वर्ड फाइल नहीं होगी, है ना, तो इसलिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डिफरेंट, जो आप अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेक्टेड MCQs।